नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर। आरएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब हम पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड, उसका अगला टॉपिक और लास्ट वैधता। फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर चल रहा था अपना और उसके लास्ट टॉपिक है वैधता। अब हम देखते हैं कि वैधता होती क्या है, वैधता क्या है। तो सबसे पहले वैधता का शाब्दिक अर्थ, तो इसमें हम लेंगे कि वैधता कहाँ से आई। तो देखिए, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होता है लेजिटिमेसी, और इसी को हम सीधे प्राप्त नहीं करके कहाँ से प्राप्त करते हैं? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का शब्द है लेजिटिमस। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वैधानिक। यह हम कह सकते हैं मान्य या मान्यता प्राप्त। देखिए, इस तरह की स्थिति तभी आएगी जब आप किसी वर्क को कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं उन सभी को वो वर्क कैसा लगे? संतोषप्रद लगे, उनको उनके अकॉर्डिंग लगे, तभी जाकर आपको क्या मिलेगी? उस चीज में मान्यता मिलेगी या वैधता प्राप्त होगी। तो ये इसका एक नॉर्मल सा फंक्शन है कि वैधता क्या है। वैधता, जिसे हम इंग्लिश में लेजिटिमेसी कहते हैं, और ये लैटिन भाषा के लैटिमस शब्द से बना है, जिसको वैधानिक या मान्यता प्राप्त के नाम से जाना जाता है। ये आपका हुआ वैधता का परिचय। इसके बाद में होता है आपका वैधता की अवधारणा का इतिहास। वैधता की अवधारणा का इतिहास आपकी पाठ्य पुस्तक में वैधानिक या वैधता के ऊपर पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। लेकिन उस पैराग्राफ में क्या है, आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां से जब क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आता है बटकर, तो आपको उसमें से क्या पड़ेगा? पृथक करना पड़ेगा, उसमें से टुकड़े करने पड़ेंगे। तो वो हम आपको पहले से ही तैयार करके दे रहे हैं, आपके बोर्ड में आपको बिल्कुल इसी प्रकार से मिलेगा। तो हम देखते हैं वैधता की अवधारणा का इतिहास। तो ये आपको समझना है, ये है क्या इतिहास। इतिहास का मतलब जो कुछ बीत चुका है, इसी इसके रिलेटेड या इसी के अंदर। यानी कि वैधता आज वैसी नहीं है जैसी कभी थी, या जिस प्रकार से इसे प्राप्त किया जाता था। तो वैधता है क्या? क्योंकि वैधता को प्राप्त करने के जो साधन है ना, उनमें सीधी सीधी बात यह है कि हमें उस चीज की क्या देनी है? मान्यता। और मान्यता तभी मिलेगी जब हम उनके अकॉर्डिंग उस कार्य को करेंगे, उनके जैसा उस कार्य को करेंगे, तभी वो क्या मिलेगी? हमें मान्यता मिलेगी। यानी कि शासक और शासितों के मध्य एक क्या होना चाहिए? एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, एक ऐसी बाउंडेशन होनी चाहिए जो उन दोनों को एक दूसरे से क्या करे? सीधा जोड़े, एक तारतम्यता हो उनके अंदर, और वो भी कैसी हो? सकारात्मक। तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी। अब इसमें देखो, सबसे पहले इनको 3 कालखंडों में बांटेंगे हम। सबसे पहले लेते हैं प्राचीन काल। इतिहास से चल रहे हैं तो पहले पीछे से लेंगे। तो पहला होता है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में अब देखो, हम इसको 2 स्तरों पे देखते हैं, एक तो भारत में और एक यूनान के अंदर, यानी कि हम पाश्चात्य दर्शन में और पूर्वी दर्शन में। तो पाश्चात्य दर्शन में 2 नाम उस समय मिलते थे। वैसे तो सबसे पहला नाम मिलता था सुकरात का, लेकिन सुकरात इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सका, और उनके शिष्य थे कौन? प्लेटो। और इनके शिष्य आए अरस्तु। और प्लेटो ने अपनी द बुक द रिपब्लिक, उसके अंदर इन्होंने लिखा था न्याय सिद्धांत। और अरस्तु ने दिया था
संवैधानिक प्रक्रिया, यानी कि संवैधानिक होने का, यानी कि आपको संविधान के अनुसार काम करना। देखो यहाँ पर फर्क क्या था, दोनों ने एक ही व्यक्ति के ये शिष्य है, अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य है, लेकिन इसे क्या न्याय में समस्या आई। देखो न्याय को क्या समझा जाता है, वैधता, यानी कि आप कोई वर्क कर रहे हो और उस वर्क में यदि आप सभी के साथ में क्या कर रहे हो, न्याय कर रहे हो, तो सीधी सी बात है वो सभी को क्या मिल जाएगी, आपके उस पूरे के पूरे कार्य को क्या मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी, वो वैध हो जाएगा। लेकिन यहां समस्या क्या आती है कि A B C D E या F या जो भी है एक्सेट्रा, सॉरी, ये सभी मिलकर भी वो स्थिति नहीं दे सकते। कारण क्या है, जैसे मान लो A व्यक्ति है, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और उसके कारण प्रत्येक व्यक्ति का न्याय सिद्धांत क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ सही था हो सकता है वो यहाँ गलत हो जाए, और जो यहाँ गलत था वो हो सकता है इसको सही लगे, और उस तीसरे चौथे को सभी की बात गलत लगे और वो कुछ न्यू ट्राई करे, कुछ और ही अलग। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है क्योंकि कोई संविधान नहीं था। इसीलिए अरस्तु आया और उसने किस तरह की प्रवृत्ति अपनाई, संवैधानिक प्रवृत्ति, कि चाहे व्यक्ति ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो या कोई और हो, A to Z जो भी व्यक्ति आएगा उसको एक कानून के अनुसार काम करना है, और वो कानून सभी के लिए क्या होगा, समान होगा, इक्वल। यानी कि यहां पर किसी ने किसी भी प्रकार की गलती करी तो वो पता लग जाएगा कि इसने की है और इसने नहीं की। तो ये था संवैधानिक रूप से वैधता प्राप्त करना। यानी कि वैधता को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से अरस्तु ने वैधता को क्या कर दिया, प्रमाणित करने के लिए नियम बना दिए, जबकि यहां पर नियम क्या होते रहते थे, चेंज होते रहते थे। अब आती है भारत की बात। तो देखिए भारत में राजा के जन कल्याण कार्यों के आधार पर भारत के अंदर दूसरी स्थिति है किसी चीज को वैध ठहराना। जन कल्याण के कार्य यदि कौन कर रहा है, राजा कर रहा है, तो उसकी सभी कार्य क्या होंगे, वैध साबित होंगे, उसके द्वारा बने हुए सभी कानून वैध साबित होंगे। तो ये कहाँ था अपना, ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था अपना, ये हुआ था प्राचीन काल से। वैधता की अवधारणा के इतिहास में हमने पढ़ा प्राचीन काल। अब आता है हमारा मध्यकाल। अब देखिए मध्यकाल में क्या होता है। मध्यकाल में भी दो स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली, एक समय था जब राजा की दैवीय उत्पत्ति को माना गया और यह कह दिया गया कि राजा ने जो भी कुछ कर दिया वो ही वैध है। यहां पर यही माना जाता है इनके राजा अपने आप में क्या है, एक देवता, भगवान है, और भगवान जो भी करते हैं वो सही होता है। इस तरह की स्थिति यहां पर आई थी, यानी कि राजा अपने आप में क्या है, भगवान। इसी तरह की स्थिति आई थी लुईस 16वें की, 14वें 16वें, जिन्होंने कहा था आई एम द स्टेट, आई एम द मोनार्क, माई वर्ड इज लॉ, यानी कि मैं जो कर रहा हूं वही सब कुछ सही है, मैं ही स्टेट हूं, मैं ही राज्य हूं और मैं ही लॉ हूं, यानी कानून हूं। इस तरह की स्थिति तो ये नहीं रहे। तो इसके बाद में इनका खंडन करने के लिए तीन व्यक्तियों को हम जानते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये तीन व्यक्ति आए और इन्होंने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को नकारते हुए क्या कहा, राजा कोई देवता ने उतार के नहीं भेजा है, राजा हम में से ही कोई बना है। कारण क्या है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, समझौता सिद्धांत। यानी कि ये सब कुछ जो भी आपको देखने को मिल रहा है ये कोई ऐसे नहीं हो गया, एकदम से काम में नहीं आ गया सारी चीजें। ये क्या है, धीरे धीरे हुआ है, व्यक्ति का व्यक्ति से और व्यक्ति का राज्य से समझौता हुआ। सभी लोगों ने अपनी सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति को दी, किस लिए कि वो
विपत्ति के समय हमारी क्या करे, रक्षा करे, ना कि हमारा क्या करे, दमन करे। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। ये मध्यकाल में क्या हुआ है, वैधता। तो यानी कि यहाँ वैधता का मतलब ये नहीं है कि वो किसी पद में या किसी व्यक्ति में समाहित हो गए और उसने जो कर दिया वही वैध है, नहीं। आपको वो पद और वो शक्तियां समाज ने दी है और आपको सामाजिक रूप से काम करना पड़ेगा, तभी आपको क्या ठहराया जाएगा, वैध ठहराया जाएगा। ये आया मध्यकाल के अंदर। इसके बाद में आपका अगला आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल में देखिए भाई, आधुनिक काल में ये देखो यहां पर क्या स्थिति हुई कि शासन में जनता की लोकतांत्रिक भागीदारी को ही शासन की वैधता माना गया। वर्तमान में क्या है, लोकतांत्रिक स्थिति कि जितना ज्यादा जनता को किसमें भागीदार दिया जाएगा, सत्ता में, उतना ही वो सत्ता अपने आप क्या हो जाएगी, वैध हो जाएगी, वैध हो जाएगी वो। ये जरूरी है भाई, इसको आपको समझना चाहिए। ये इस तरह की स्थिति है। तो आधुनिक काल में लोकतांत्रिक स्थिति हो गई। इस तरह से आपके 3 काल हुए। तो देखिए अलग अलग काल में सत्ता को अलग अलग प्रकार से स्वीकार किया गया या वैध माना गया। यानी कि ये हमेशा से एक नहीं रही है, ये समय समय पे क्या होती रही है, चेंज होती रही है। अब आता है आपका वैधता के प्रति वैधता को प्राप्त करने के साधन। तो देखिए वैधता को प्राप्त किया करने के जो साधन, इसके जो साधन हैं उनमें आपको पता है, जैसे जनमत, ठीक है, और आपका संचार, या इसमें और भी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, जैसे संचार है, राष्ट्रवाद है, मतदान है, राष्ट्रवाद आ सकता है। देखो इन सभी माध्यमों का प्रयोग करके आप अपने रूल्स या रेगुलेशंस को क्या दे सकते हो, वैधता दे सकते हो या दिलवा सकते हो। अब आता है शक्ति, सत्ता, वैधता में संबंध। अब इन सभी में संबंध क्या है, ये जो 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए, अब इनको वापस से हम लेके आते हैं कि शक्ति, सत्ता और वैधता में संबंध। देखिए अभी संबंध पढ़ते हैं हम, शक्ति, सत्ता और वैधता में क्या संबंध है। तो सबसे पहला संबंध आता है, शक्ति वैधता से जुड़कर सत्ता को और प्रभावित करती है। देखिए शक्ति यदि किससे जुड़ जाए, सत्ता से, तो वो वैधता को और वैध बना देती है। कैसे बना देगी भाई, देखिए आपके पास शक्ति थी लेकिन आपने उसको सत्ता में, यानी सत्ता का मतलब आपने लोगों को क्या दे दिया, विश्वास, तो आपकी जो वैधता थी वो और अधिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी शक्ति, सत्ता और वैधता सभी के बीच में क्या है, परस्पर संबंध है। इसके बाद में देखिए दूसरा टॉपिक, शक्ति प्लस, देखिए इसके बाद में शक्ति, सत्ता, वैधता परस्पर पूरक है। ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है, परस्पर पूरक। पूरक कैसे, देखिए यदि वैध नहीं होगा तो वो शक्ति नहीं हो सकती, यदि वो शक्ति है और उसके पास में वैधता नहीं है तो वो सत्ता नहीं हो सकती, और यदि वो सत्ता है और उसके पास शक्ति नहीं है तो वो अपने आप में सत्ता नहीं हो सकती। यानी कि सभी चीज़ें एक साथ ही चलेंगी। देखिए इसी क्रम में आज्ञा पालन स्वतः होता है, यानी कि ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी तो आज्ञा पालन स्वतः नहीं होगा। आज्ञा पालन स्वतः नहीं होगा कब, जब ये सभी चीजें साथ में नहीं होंगी। यानी कि अगर ये परस्पर नहीं होती तो ये काम हमारे सामने नहीं हो पाता।
तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति में आता है वैधता शक्ति व सत्ता के मध्य कड़ी है। देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया था, शक्ति कब सत्ता बनेगी, जब शक्ति को क्या ठहराया जाएगा, वैध। यानी कि जब तक शक्ति वैध नहीं होगी तब तक वो सत्ता में तब्दील नहीं हो सकती। तो ये भी इनके बीच में क्या हो गया, संबंध हो गया। अब अगली बात करते हैं लास्ट, वैधता का संकट। ये आपके टॉपिक आ सकता है, इसको नोट कर लेना आप, इसको समझना है आपको जरूरी कि वैधता के लिए संकट क्या है। अब संकट क्या होता है भाई, तो देखो जो चीज वैध है उसमें भी संकट हो सकता है। वैधता में संकट कैसे होगा भाई, वैधता में संकट की स्थिति समझिए। क्या आपके लिए वो हर चीज जरूरी है जो आपके बुजुर्गों के लिए जरूरी थी? क्या आपके लिए वो हर चीज सही है जो आपके बुजुर्गों के लिए सही थी? या जो आपके लिए आज सही है वो आने वाले लोगों के लिए भी आगे सही रहेगी? ये चीज यानी कि प्रासंगिकता, यानी कि बदलता हुआ माहौल। जो माहौल होता है उसके अनुसार यदि शक्ति ने या सत्ता ने स्वयं को नहीं बदला तो वैधता का संकट होगा। यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज जो चीज वैलिड है वो जरूरी नहीं है कल भी हो। वो हमारी प्रासंगिकता के अकॉर्डिंग, हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग, हमारी किसी भी प्रकार की परिस्थिति के अनुसार वो चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। और यदि सत्ता उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज ना करे और शक्ति ना करे तो वो उस परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएंगी, असंवैधानिक या अवांछनीय हो जाएंगी और उस समय वो अपनी वैधता खो देती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपका लास्ट टॉपिक था। देखिए आपका सेकंड चैप्टर फर्स्ट इकाई का राजनीति विज्ञान 12th क्लास का शक्ति, सत्ता और वैधता कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछिए आप, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना है ताकि ये आवश्यक और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर अगर अच्छा लगा तो। धन्यवाद।